So guys, here I am with the very first video on nucleophilic substitution क्लेडन सीरीज। मैं उम्मीद करता हूं कि आप हमारी रियल जेई एडवांस क्वेश्चन सीरीज फॉलो कर रहे होगे और उसमें आपको बहुत अच्छे अच्छे कंसेप्ट सीखने को मिल रहे होंगे। एंड आफ्टर दैट आपको मैं कहूँगा कि आप इसकी जो प्री रिक्विजिट है वो वाली वीडियो देख लो, उसमें समझ लो कि मैं इसमें कैसे पढ़ाने वाला हूँ और फिर आप ये वीडियो को फॉलो करो तो वो काफ़ी आपको हेल्प करेगा। ठीक है, और दो तीन बातें और मैं बताऊँ, ज़्यादा समय नहीं लूँगा, फिर स्टार्ट कर रहा हूँ। और ऐसा है कि हम यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में डिस्कशन करेंगे चीज़ों को। आपको बेसिक्स खुद से पढ़ के आना है, ये मैंने इसमें बताया हुआ है आपको। ठीक है, और कोई ऐसा वन शॉट जैसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, और अगर आप रियल जेई एडवांस के एस्पिरेंट हो तो ये वन शॉट के चक्करों में मत पड़ना। ठीक है, मेंस वेंस के लिए चल जाता है। आप अगर अच्छे से प्रिपरेशन चाहते हो, सब्जेक्ट को समझना चाहते हो, तो थोड़ा सा समय देना पड़ता है। ठीक है, जैसे अगर मैं आपको सब्स्टिट्यूशन की बात करूं, मैं बोलूं कि यार देखो ये 4-5 पॉइंट ध्यान रखो, सब्स्टिट्यूशन हो गया, तो ये मैं आपको झूठ बोल रहा हूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर कोई आपको ऐसा कह रहा है ना, तो आप मत आओ ऐसे बातों में। अगर आप एडवांस की तैयारी कर रहे हो तो, या आप सब्जेक्ट को थोड़ा सीखना चाहते हो तो हाँ, नॉर्मली अगर आपको नॉर्मल लेवल का पढ़ना है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। वन शॉट जो भी चलता है मार्केट में, आप वो देखो और आगे बढ़ो, ठीक है, हो जाता है उसमें। तो यहाँ थोड़े सीरियस बच्चे ही रहेंगे, देखेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, क्योंकि उन्हीं के लिए फ्रूटफुल रहने वाला है। और इसके बाद आप जाके अपने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना। ये पूरा कंप्लीट करने के बाद मैं हार्डली 10 से 15 दिन में कोशिश करूंगा सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन सब कुछ करा दूं। हो सकता है एक आध दो दिन ऊपर नीचे हो, बट करा देंगे सब कुछ। ठीक है, उसके बाद आप अपने क्वेश्चंस अप्रोच करना, तब आपको एक कॉन्फिडेंस फील होगा और आपको ये नहीं लगेगा कि हाँ, ऑर्गेनिक में कभी भी कुछ भी हो जाता है। चलो तो चलो स्टार्ट करते हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एट सैचुरेटेड कार्बन। और आपको मैं इसमें पहले ही बता चुका हूँ, मैं आपको हर एक एक लाइन नहीं पढ़ाने वाला हूँ। जो जो चीजें पढ़ा रहा हूँ, अगर आपको उसमें कुछ लगता है कि आपको ये कुछ नया सा मिला है सीखने को, तो आप एक एक्स्ट्रा कॉपी बना लो अलग से और उसमें चीजों को ना लिखते जाओ। जीओसी भी आप फॉलो कर सकते हो, मेरी प्लेलिस्ट पड़ी हुई अभी वाली, जीओसी कंप्लीट जीओसी करके प्लेलिस्ट है, उसमें आप सीखो। उसमें भी मैंने आपको कोशिश किया है कि जीओसी के फिनोमिनास को अच्छे से एक्सप्लेन करने का, ना कि सिर्फ रूल्स और फॉर्मूलाज लिखाने का। रूल्स और फॉर्मूलाज का देखो ऐसा है, वो तो कोई भी मास्टर लिखवा देगा, उसमें क्या है, वो सबके पास आजकल पेटेंट नोट्स चलते हैं, उससे देख देख के लिखाना है। मेन है अपने को सब्जेक्ट को समझना है। ठीक है, तो जीओसी में यही कोशिश किया हूँ कि आपको थोड़ी इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स अच्छे से समझ में आए कि होता क्या है, कैसे देखना है, एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस कैसी है। उसके बाद आप यहाँ पे समझने का कोशिश करो। और इसमें ना थोड़ा वो फिजिक्स वाले माइंडसेट के साथ मत आना कि सब कुछ एक लॉ के हिसाब से चलेगा, मस्त एकदम परफेक्ट है, एकदम से एक लॉ के हिसाब से चलेगा। एक लॉ के हिसाब से चीजें नहीं चलेंगी कि एक ही चीज है, उसको बस पकड़ लिए, उसी के अराउंड सब कुछ करते जा रहे हैं। देखो यहाँ ऐसा नहीं चलेगा, आप इसको सब्जेक्ट का ड्रॉबैक बोल लो या जो बोल लो, बट यहाँ पे ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, तो चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इसके लिए थोड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग चाहिए चीजों को समझने के लिए, क्योंकि ये जो कर रहे हो, ये रियल चीजें हो रही हैं इसमें। ठीक है, ये रियल चीजें हैं, ये जो रियल जो फैक्ट्स है जो हमने देखा है उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये ऐसा नहीं कि एक दो लॉ बना देंगे और उससे सब हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। तो चलो देखो, SN1 मैकेनिज्म चालू करते हैं। SN1 मैकेनिज्म, ये एग्जाम्पल दिया हुआ देखो, SN1 SN2 का। SN1 में आपको पता है ना, पहले स्टेप में देखो कार्बोकैटायन बनता है, यहाँ कार्बोकैटायन बना, कार्बोकैटायन बन के ये अटैक होता है। तो मैं थोड़ा सा बता दूं आपको, कार्बोकैटायन बनने का रीजन क्या था, कहाँ से बनता था कार्बोकैटायन। देखो आपके पास हुआ करता था RX, और इस RX में होता था डेल्टा माइनस और इसमें होता था डेल्टा प्लस, और आप यूज करते थे पोलर प्रोटिक्सा सॉल्वेंट। पोलर प्रोटिक्सा सॉल्वेंट यूज करते थे आप, और ये सॉल्वेंट क्या करता था, इस डेल्टा माइनस के साथ एक अट्रैक्शन सेट करता था कुछ इस तरह से। ये कुछ डेल्टा माइनस के साथ ऐसे अट्रैक्शन सेट करता था, और इस अट्रैक्शन से एनर्जी रिलीज होगी, आप इसको सॉल्वेशन भी कह सकते हो।
तो जो एनर्जी रिलीज होगी वो एनर्जी क्या करेगी, इस बॉन्ड को तोड़ने का काम करेगी। आप ऐसे सोच सकते हो, इस बॉन्ड को तोड़ने का काम करेगी। तो ये जो सॉल्वेशन से रिलीज होने वाली एनर्जी है वो उस बॉन्ड की एनर्जी से ज्यादा होनी चाहिए, तभी वो ज्यादा फेवरेबल होगा कैटायन का फॉर्मेशन। कैटायन का फॉर्मेशन ज्यादा फेवरेबल होगा। और मैं आपको बता दूं, ड्यू टू लॉट ऑफ अदर फैक्टर्स आल्सो, ड्यू टू कोलिजन्स एंड काइनेटिक एनर्जी नॉट बीइंग सिमेट्रिकल एंड ऑल दीज फैक्टर्स, बहुत सारे और फैक्टर्स है, काइनेटिक फिनोमेनाज हैं, कि हर आर एक्स का मॉलिक्यूल आर प्लस में कन्वर्ट नहीं होता है। ठीक है, हर आर एक्स का मॉलिक्यूल आर प्लस में कन्वर्ट नहीं होता है। आप इसके लिए मैंने बोला था ना आपको, कोलिजन भी थोड़ा बहुत देख के आना। तो वो जो एक्टिवेशन एनर्जी का बैरियर है ना, वो हर आर एक्स का मॉलिक्यूल वाटर के साथ जो इंटरेक्ट कर रहा है वो उसको पार नहीं कर पाता है। ठीक है, तो ये भी प्रोसेस कहीं ना कहीं आपका रिवर्सिबल टाइप्स होगा, मतलब बनेगा आर प्लस और एक्स माइनस निकलेगा जो कि एक्वस फॉर्म में सॉल्वेट होगा। बट ऐसा नहीं है कि हर आर एक्स आर प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। ये पहली थिंकिंग आप ध्यान में रखें। तो आर प्लस बना और आर प्लस बनने के बाद आपका न्यूक्लियोफाइल उसमें लग गया, वो फास्ट स्टेप है ऑब्वियस। तो देखो आर प्लस बनने के लिए ना ये वाला बॉन्ड जो है ना ये थोड़ा वीक होगा, तो इसके जो बनने के चांसेस है ना वो थोड़े से ज्यादा बढ़ेंगे। तो ये वीक कब होगा, जब आर प्लस स्टेबल होगा, तभी तो वीक होगा वो बॉन्ड। कि यार जो चीज बन रही है मेरे टूटने के बाद वो स्टेबल है, तो उस बॉन्ड का तोड़ना जो होगा वो इजी होगा, दैट इज द रीजन। तो इस तरह से SN1 प्रोसीड करता है। बट SN2 बेसिक कैसे प्रोसीड करता है कि आपकी CCl की एंटी बॉन्डिंग पे अटैक होता है, CCl बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, क्लोराइड को बाहर पुश करते हैं, क्योंकि क्लोराइड एक लीविंग ग्रुप है। लीविंग ग्रुप क्या है, न्यूक्लियोफाइल क्या है, बेस क्या है, ये सब बेसिक्स हैं, आपको पढ़ के आना चाहिए और अच्छे से समझना चाहिए। हालांकि पढ़ते पढ़ते मैं बीच बीच में बताते भी रहूंगा चीजों को, तो और आपको आइडिया आ जाएगा। अब देखो नीचे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, थोड़ा स्टार्टिंग में बेसिक्स है इसमें भी बुक में, धीरे से अच्छे से बढ़ाएंगे लेवल, एक एक चीज को डिस्कस करेंगे। चलो देखो यहाँ पे अपने पास ये देखो, ये बता रहा है कि ये SN1 है, ये बता रहा है कि SN2 है, और ये कह रहा है कि चैप्टर खत्म होते होते आप समझ जाओगे कब SN1 होता है कब SN2 होता है। लेकिन इन दोनों एग्जाम्पल में काफी क्लियर कट हिंट है कि यहाँ पे SN1 हो रहा है, क्योंकि आपके पास हिंड्रेंस इतनी ज्यादा है। और आप ये देखो कि ये अगर बॉन्ड टूटेगा, ऑब्वियसली इसके प्रोटोनेट होने के बाद अगर ये बॉन्ड टूटता है तो आपका जो कैटायन बन रहा है वो टर्ड ब्यूटाइल कैटायन बन रहा है, जो कि बेंजाइलिक कैटायन से भी बेहतर होता है, स्लाइटली बेहतर होता है बट बेहतर होता है। तो इस वजह से आई वुड से कि यहाँ पे SN1 फॉलो हो रहा है। दूसरे वाले में देखो स्टेरिक हिंड्रेंस ना के बराबर है, स्टेरिक हिंड्रेंस ना के बराबर है। हाँ पहले इसके साथ ये लुइस एसिड है, तो Br सॉरी फॉस्फोरस के वेकेंट ऑर्बिटल में अटैक होगा, और उसके बाद Br माइनस रिलीज होगा, और अब वो Br माइनस इस OPBr2 को एज अ लिविंग ग्रुप ट्रीट करते हुए वो Br माइनस यहां से अटैक करेगा, और उस OPBr2 माइनस को वो पुश कर सकता है बाहर। H प्लस तो रिलीज हो ही जाएगा। जब भी ध्यान से देखो यार, O पे जब भी प्लस आ जाए और उसमें H प्लस लगाओ तो ये H हाईली एसिडिक हो जाता है नेगेटिव pKa के साथ। ये सब चिंदी सवाल मत पूछना कि सर ये H कहाँ चला गया, ये सब सवाल आपको पता होना चाहिए यार। O पे प्लस आएगा तो H को हमेशा निकाल दो, ये हाईली एसिडिक हो जाता है, एकदम न्यूट्रल से न्यूट्रल सोल्यूशन में निकल जाएगा। इवन ये एसिडिक सॉल्यूशन भी आपके पास है उसमें भी निकल जाएगा वो, ठीक है, उसमें भी निकल जाएगा। नेगेटिव पीके रहती है उसकी, -7 -8 ऐसी पीके होती है उसकी। तो यहाँ पे ये देखो SN2 जैसा कुछ दिख रहा है, ठीक है। आगे देखो काइनेटिक एविडेंस फॉर SN1 SN2, इसको मैं पहले थोड़ा सा बता देता हूँ, ये भी बेसिक्स में आपने पढ़ा होगा कि जब हम SN1 की बात कर रहे होते तो उसमें जो रेट होता है वो डिपेंड करता है दोनों पर, सॉरी रेट जो होता है वो डिपेंड करता है सिर्फ और सिर्फ आपके सबस्ट्रेट पर, सबस्ट्रेट जो कि आपने ज्यादातर एल्काइल हैलाइड को देखा है,
यहाँ पे ये सबस्ट्रेट है, इस पे डिपेंड करता है रेट, क्योंकि आरडीएस में यही इन्वॉल्व है। सेकेंड स्टेप तो फास्ट स्टेप था, लेकिन SN2 में जो रेट होगा वो दोनों की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, क्योंकि साइमल्टेनियसली न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है सबस्ट्रेट से, वो जो लीविंग ग्रुप है बॉन्डिंग वाला वो बाहर जा रहा है। तो न्यूक्लियोफाइल सबस्ट्रेट दोनों पे डिपेंड करता है, और इसलिए ये बाइमोलिक्यूलर रिएक्शन है। इसका जो आरडीएस है वो एक एलिमेंट्री रिएक्शन है, और एलिमेंट्री रिएक्शन में दो चीजें पार्टिसिपेट कर रही हैं, तो मॉलिक्यूलैरिटी 2 है, केमिकल काइनेटिक्स मॉलिक्यूलैरिटी 2 है। SN1 रिएक्शन सिंगल स्टेप रिएक्शन नहीं है ये, लेकिन जो पहला स्टेप है वो आरडीएस है, और वो आरडीएस तो एक एलिमेंट्री रिएक्शन ही है, और एलिमेंट्री रिएक्शन में सिर्फ एक सबस्ट्रेट पार्टिसिपेट कर रहा है, जिसकी वजह से रेट उस पर डिपेंड कर रही है। और यस, यहाँ पे आप बोल सकते हो उस एलिमेंट्री रिएक्शन की मॉलिक्यूलैरिटी 1 है, तो इसलिए ये यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन है। ठीक है, अब देखो थोड़ा बहुत ग्राफ्स बनाया है बेसिक, ये ग्राफ कुछ बनाया, ये देखो SN2 में रेट जो है वो देखो दोनों पे डिपेंड कर रहा है, दोनों के कॉन्सेंट्रेशन पे रेट डिपेंड कर रहा है। एक को कांस्टेंट रख के दूसरे को देखो, दोनों के कॉन्सेंट्रेशन पे रेट डिपेंड कर रहा है। थोड़ा आगे बढ़े यहाँ पे। अच्छा, ये एक इंपॉर्टेंट टेबल है यार, इसको आप थोड़ा सा लिख सकते हो, इससे एक इंपॉर्टेंट आप चीजें ड्रॉ कर सकते हो बाहर। देखो जो न्यूक्लियोफाइल होगा ना, न्यूक्लियोफाइल और बेस क्या है ये तो समझो पहले, न्यूक्लियोफाइल और बेस में डिफरेंस क्या है, बहुत बच्चों को यही नहीं पता है। न्यूक्लियोफाइल और बेस में डिफरेंस क्या है? OH माइनस क्या है, न्यूक्लियोफाइल है कि बेस है? तो इसमें इसका कोई एक आंसर नहीं है, ठीक है, कि OH माइनस क्या है, न्यूक्लियोफाइल है कि बेस है, एक आंसर नहीं है इसका। OH माइनस अगर किसी रिएक्शन में कार्बन की एंटी बॉन्डिंग पे अटैक करके बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन को बाहर कर रहा है तो वो न्यूक्लियोफाइल है, और अगर वो कहीं से H प्लस को निकाल रहा है, अगर वो H प्लस को निकालेगा तो H की एंटी बॉन्डिंग पे अटैक करके उसके बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन निकालेगा। थोड़ा बहुत बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग भी बोला था मैंने पढ़ने आपको, एमओटी थोड़ा रिवाइज करना था, तो आप समझो। तो अगर वो H प्लस निकाल रहा है तब उसी OH माइनस को हम बेस बोलेंगे, और अगर वो CBr बॉन्ड की एंटी बॉन्डिंग पे अटैक करके Br को निकाल रहा है तो उसी OH माइनस को हम न्यूक्लियोफाइल बोलेंगे। तो ऐसा नहीं है कि कोई न्यूक्लियोफाइल का एक लिस्ट है, बेस का एक लिस्ट है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब इल्यूजन से बाहर आओ, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो और एक बात बता दूं, अगर नेगेटिव चार्जेस हैं तो मन में ऐसा इमेज होना चाहिए आपके कि नेगेटिव चार्ज है तो वो एक बेटर न्यूक्लियोफाइल होगा, क्योंकि चार्ज है विथ रिस्पेक्ट टू लोन पेयर वाले, ठीक है, लोन पेयर वालों के कंपैरिजन में। और बेसिक स्ट्रेंथ देखना तो आपको आता ही होगा, आप उसके कॉन्जुगेट एसिड की स्ट्रेंथ देख लो, अगर उसका कॉन्जुगेट एसिड बहुत अच्छा है तो वो एक पुअर बेस होगा, कॉन्जुगेट एसिड अगर बहुत अच्छा है तो वो एक पुअर बेस होगा, वो काफी स्टेबल होगा, आप ऐसे भी सोच सकते हो। उसका कॉन्जुगेट एसिड अगर बहुत अच्छा एसिड है तो वो जो माइनस चार्ज होगा वो काफी स्टेबल जैसा भी होगा। अब यहां से देखो OH माइनस है, SN2 को फास्ट करता है, देखो छोटा भी है और चार्ज्ड भी है। छोटा होना क्यों अच्छा है न्यूक्लियोफिलिसिटी के लिए, ये भी आपने न्यूक्लियोफिलिसिटी में पढ़ा होगा, क्योंकि देखो छोटा होगा ना तो वो जो CBr जो मैं एग्जांपल लेके बता रहा हूँ, CBr की एंटी बॉन्डिंग है, उसके आजू बाजू ना स्टेरिक क्राउडिंग होती है थोड़ी बहुत, तो हम न्यूक्लियोफाइल उसको अच्छा मानेंगे जो न्यूक्लियोफाइल खुद ही थोड़ा सा कम बल्कि हो। न्यूक्लियोफाइल अगर खुद बल्कि होगा ना तो उसको वो स्टेरिक रीजन के अंदर अटैक करना है कार्बन की, सोचो CBr है तो इसको इसके सिग्मा स्टार पे अटैक करना है। तो न्यूक्लियोफाइल को आप हमेशा ऐसे मन में इमेज बनाओ कि न्यूक्लियोफाइल थोड़ा छोटा होगा तो ज्यादा अच्छा होगा, मतलब क्राउडेड कम होना चाहिए, ये मेरा कहने का मतलब है, क्राउडेड कम होना चाहिए। अभी इसमें कुछ आपको चीजें और मिलेंगी आगे जानने को, आपने ये भी पढ़ा होगा कि OH माइनस और SH माइनस में कौन अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, SH माइनस अच्छा न्यूक्लियोफाइल। मैं क्राउडिंग की बात कर रहा हूं, मैं उसके साइज की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है। इसमें फिर पोलराइजिबिलिटी वाला फिनोमेना आता है कि इसकी पोलराइजिबिलिटी ज्यादा है एंड देयरफॉर इट इज अ बेटर न्यूक्लियोफाइल। ये सब भी आप बेसिक रिएक्शन मैकेनिज्म में पढ़ के आए होगे, आई होप दिस, ठीक है। तो चलो थोड़ा सा आगे देखें। देखो यहाँ पे SN2 फास्ट कर रहा है, RCO माइनस
ये क्या है ना, इसका एसिड थोड़ा सा स्टेबल है, क्योंकि ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये थोड़ा बेटर एसिड है, और O माइनस थोड़ा स्टेबल एनायन है। देखो, तो स्टेबल हो जाने की वजह से ये उतना ज्यादा अटैक करने को प्रेफर नहीं करता है, और इसलिए इसका SN2 का रेट थोड़ा मॉडरेट है। पानी को देखो, पानी पुअर न्यूक्लियोफाइल है। जब कहीं प्लस चार्ज लग चुका है, उस पे पानी अटैक करा सकते हो, लेकिन पानी के अटैक से किसी को बाहर कर दो, इसकी पॉसिबिलिटी थोड़ी कम होती है। स्लो होता है रिएक्शन। रिएक्शन स्लो होने का मतलब आप ये मत सोचा करो, ये भी इमेज बनाते हैं बच्चे अपने मन में, बता रहा हूं मैं, मैक्सिमम बच्चों के मन में अभी भी होगा इमेज, कि स्लो मतलब वो थोड़ा स्लोली अटैक करेगा और स्लोली बाहर करेगा। अरे यार, स्लो फास्ट ऐसे नहीं होता है। समझो मेरी बात को, समझना बहुत इंपॉर्टेंट बात। स्लो फास्ट ऐसा नहीं है कि वो स्लोली अटैक करके बाहर करेगा। अरे स्लो इस रिस्पेक्ट में बोल रहे हैं कि मान लो तुम्हारे पास 100 मॉलिक्यूल्स हैं, 100 में से वो सिर्फ 10 मॉलिक्यूल्स को अटैक करके बाहर कर पाएगा। तो गिवन टाइम पे आपको सिर्फ 10 यूनिट प्रोडक्ट मिला गिवन टाइम में, क्योंकि उसके अटैक करने की प्रोबेबिलिटी कम है। पूरी कोलिजन थ्योरी पढ़ो तो अच्छे से सोच के समझ भी आ रहा होगा, वो एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर, कोलिजन फ्रीक्वेंसी एंड ऑल दोज थिंग्स। तो स्लो होने का मतलब वो 100 मॉलिक्यूल्स में सिर्फ 10 मॉलिक्यूल्स को ही इफेक्टिवली मार के बाहर निकाल रहा होगा लिविंग ग्रुप को। तो आपको गिवन टाइम में कम प्रोडक्ट मिल रहा होगा, लेकिन वही एट द सेम टाइम आप OH माइनस को देखो तो उसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, वो 100 में से हो सकता है 90 पे अटैक करे और उसमें से Br को बाहर निकाल दे। तो हम बोलेंगे कि हमें 90 यूनिट प्रोडक्ट मिला इन गिवन टाइम। तो रिएक्शन क्या बोल रहे हैं, फास्ट। स्लो फास्ट का ये इमेज मत बनाना, वो धीरे जा रहा है, वो तेज जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, हाँ। अब ये इसको देख लो यार, इसको देख लो, ये बहुत ही पुअर न्यूक्लियोफाइल है, ये एकदम से ध्यान रखना, ठीक है, ये बहुत ही पुअर न्यूक्लियोफाइल है। एक तो देखो इसका एसिड बड़ा स्टेबल है, 0 pKa के साथ एक स्टेबल, मतलब एसिड स्टेबल बोलने का मतलब ये कॉन्जुगेट बेस स्टेबल है, एसिड बहुत स्ट्रॉन्ग है इसका। और उसके बाद स्टेरिकली भी बहुत क्राउडेड है। देखो सल R के साथ SO3 माइनस, और माइनस चार्ज इधर उधर सब जगह डीलोकलाइज्ड है, तो थोड़ा सा न्यूक्लियोफिलिसिटी घट जाती है, काफी घट जाती है। आप कभी भी इसको एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल की तरह नहीं देखोगे रिएक्शन में काम करता हुआ। ये थोड़े बहुत याद भी रखना है यार, थोड़े बहुत स्पीशीज को, ठीक है। तो ठीक है, चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे लेवल को बढ़ाएंगे। अब देखो यहाँ लिविंग ग्रुप की थोड़ी सी बात करी गई है इस टेबल में, तो लिविंग ग्रुप की क्या बात करी गई है, देखो I है ये, और ये OH माइनस। तो आपको पता है SN2 में लिविंग ग्रुप भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बेसिक्स शुरुआत में तो यही पढ़ते हैं। लिविंग ग्रुप्स भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जितने अच्छे से वो लीव करने की टेंडेंसी होगी उतने अच्छे से रिएक्शन आपका होगा। तो देख लो आप यहाँ पे FClBrI, तो पढ़ा ही होगा, लिविंग ग्रुप टेंडेंसी, लिविंग ग्रुप टेंडेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेसिसिटी एंड ऑल दीज थिंग्स। अगर कोई अच्छा बेस है तो वो अच्छा लिविंग ग्रुप थोड़ी ना होगा। तो देख लो, जितना स्ट्रॉन्ग एसिड है उतना अच्छा वो लिविंग ग्रुप है। जैसे HI कितना स्ट्रॉन्ग एसिड है, देखो HI वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड्स नोन, तो उसमें जो SN2 का रेट है वो वेरी फास्ट है, उसमें जो SN2 का रेट है वो वेरी फास्ट है। ठीक है, ये तो एकदम बेसिक चल रहा है, यहां तक सबको क्लियर ही हो रहा होगा। अब SN1 रिएक्शन को देखो, उसी चीज को समझा रहा है, कोई बड़ी चीज नहीं है। देखो यहाँ पे इस ग्राफ को देखो, न्यूक्लियोफाइल के अगर हम कॉन्सेंट्रेशन को चेंज कर रहे हैं तो रेट में कोई फर्क नहीं आ रहा है, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल इन्वॉल्व ही नहीं था यार RDS में, न्यूक्लियोफाइल इन्वॉल्व ही नहीं था। चलो अब यहाँ पे क्या बात कर रहा है, ये एक छोटा सा टेबल दिया हुआ है SN1 SN2 का, कौन अच्छा होगा कौन बुरा होगा उसका टेबल है। चलो देखूं थोड़ा इसमें, देखो ये थोड़ा देखो, जब MEX है, स्टेरिक क्राउडिंग 0 के बराबर है, तो SN2 बहुत अच्छा होगा, SN1 ना के बराबर नहीं होगा SN1। ठीक है, ये जो CH, मान लो CH3 प्लस कैटायन जो है ना,
इसकी हाइड्राइड आयन एफिनिटी वैल्यू बहुत ज्यादा ही हाई होती है। हाइड्राइड आयन एफिनिटी वैल्यू 300 के ऊपर होती है किलो कैलोरीज में लगभग। बहुत ही बुरा कैटायन है ये, कभी मत बनाओ, देख लो आप खुद ही, बहुत ही घटिया कैटायन, कभी नहीं बनेगा। अब देखो प्राइमरी में भी SN1 नहीं होता है कैटायन की वजह से, SN2 अच्छा होता है। ये जो 2 डिग्री का केस है ना, इसको आपको मैं बता दूं कि 2 डिग्री में ना बच्चे सबसे ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि सर 2 डिग्री में क्या कराएं, उसमें तो वो करा देंगे, उसमें वो करा देंगे, इसमें क्या कराएं। तो मैं आपको बता दूं 2 डिग्री जो है ना, वो SN1 भी देता है, SN2 भी देता है, लेकिन दोनों में बहुत घटिया यील्ड आती है इसकी। ठीक है, देगा दोनों, लेकिन दोनों अच्छे से नहीं देगा। ठीक, जैसे 1 डिग्री को देखो SN2 एक्सीलेंट और SN1 दे ही नहीं रहा। आप 3 डिग्री को देखो SN1 एक्सीलेंट लेकिन SN2 दे ही नहीं रहा। लेकिन ये जो 2 डिग्री है ना, ये देगा दोनों, दोनों तरीके से प्रोडक्ट आ सकता है इसमें, बट अच्छा कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट दिस वन। हाँ, यहां से थोड़ी कंसेप्चुअल बातें और स्टार्ट होंगी आपके एनर्जी प्रोफाइल से। आपको ये बातें तो पता होंगी, ये रिएक्टेंट है, ये तुम्हारा इंटरमीडिएट है, पोटेंशियल एनर्जी, ये ट्रांजिशन स्टेट 1, ट्रांजिशन स्टेट 2 एंड दिस इज योर प्रोडक्ट। ट्रांजिशन स्टेट क्या होता है? जब ये Br निकल रहा है तो ट्रांजिशन स्टेट बनेगा। यहां पे धीरे धीरे पॉजिटिव कैरेक्टर आ रहा है, ये Br निकल रहा है वाटर के सॉल्वेशन की वजह से। तो देखो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, क्योंकि एक CBr का बॉन्ड टूट रहा है। पूरी तरह टूटा, पूरी तरह टूटा तो इंटरमीडिएट बना, कार्बोकैटायन बना, और अब इस कार्बोकैटायन पे अटैक हो रहा है वाटर का। अब वाटर का अटैक हो रहा है तो देखो एक बॉन्ड बनने लगा, एक बॉन्ड बनने लगा, तो बॉन्ड बनता है तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होने लगती है, क्योंकि एनर्जी रिलीज होती है, एक तरह का अट्रैक्शन है। तो देखो यहां से ये नीचे 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 आया और अल्टीमेटली एनर्जी इसकी यहां तक आ गई प्रोडक्ट की। अब आप देखो कि बताओ ये यहां था, ये नीचे आ गया, ये हमको कैसे पता चलेगा? तो आंसर है कि पता चलेगा अगर आप थोड़ा ढंग से देखोगे तो। इंथैल्पी जो है रिएक्शन की, वो किस पे डिपेंड करती है? थर्मोडायनेमिक्स ठीक से पढ़े होगे तो बॉन्ड एनर्जी पे डिपेंड करती है। ठीक है, अब यहां पे देखो, ये तुम्हारा CBr बॉन्ड है, CBr बॉन्ड, और यहां पे तुम्हारा CBr बॉन्ड टूट रहा है और COH बॉन्ड बन रहा है। बॉन्ड बनता है तो एनर्जी रिलीज होती है, बॉन्ड टूटता है तो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ने लगती है। तो अब देखो ये क्या, ये CBr बॉन्ड वीक होता है। बेसिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, CBr बॉन्ड वीक होता है क्योंकि साइज का डिफरेंस है, ओवरलैपिंग प्रॉपर नहीं होती है, तो CBr बॉन्ड वीक होता है, ये जल्दी टूटेगा। तो ये टूटा, मान लो टूटा तो एनर्जी बढ़ी, और एनर्जी बढ़ी लेकिन उसके बाद बॉन्ड फॉर्म कौन सा हुआ? अल्टीमेटली CO बॉन्ड फॉर्म हुआ, विच इज हाईली स्ट्रॉन्गर देन दिस वन। इससे काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, तो ये ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा। मतलब एनर्जी एब्जॉर्ब 5 यूनिट हुई तो रिलीज 10 यूनिट हो गई, तो नेट इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन 0 है। तो देखो यहाँ पे नीचे आया। उसके बाद इसको हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। ये सब आपने पढ़ा होगा बेटा, ये एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट पे डिपेंड करती है, ये पॉइंट ध्यान रखना। स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट, इसको सबको आगे यूज करूंगा मैं अभी ये सभी पॉइंट्स को। ठीक है, अगले अगले लेक्चर में या अभी के लेक्चर के लास्ट के पोर्शन में ये सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, इसका एप्लीकेशन बताएंगे। अभी थोड़ा सा आपको SN1 SN2 के बारे में बता रहे हैं इस लेक्चर में। जैसा कि मैंने पहले बोला है, आपको एक लेक्चर में सब कुछ नहीं मिल जाएगा, धीरे धीरे करके देखना होगा और अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी पड़ेगी। तो बेटा देखो, स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट, ट्रांजिशन स्टेट अगर आपका स्टेबल है तो ये जो EA है ना, ये थोड़ा सा छोटा बनेगा। छोटा बनेगा तो वो जो अपना एनर्जी बैरियर है वो थोड़ा सा कम है, तो हम बोलेंगे कि रिएक्शन काइनेटिकली फेवरेबल है, काइनेटिकली फेवरेबल है। अगर रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? अगर एक्टिवेशन एनर्जी कम है तो रिएक्शन काइनेटिकली फेवरेबल है। यहां पे देखो, ट्रांजिशन स्टेट जितना स्टेबल होगा, ठीक है, ट्रांजिशन स्टेट जितना स्टेबल होगा, देखो
इंटरमीडिएट यहां आया, और इसके बाद फिर ये दूसरा ट्रांजिशन स्टेट बना, और ये वाले ट्रांजिशन स्टेट और ये वाले ट्रांजिशन स्टेट में फर्क है। देखो यहाँ पे तुम देखो इंटरमीडिएट के बाद ये काफी छोटा सा यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड है, इसलिए ये रिएक्शन काइनेटिकली बहुत तेज होगा बेटा, क्योंकि इसका ईए क्या है, बहुत कम है। ईए बहुत कम है तो क्या होगा, देखो अरेनियस इक्वेशन याद करो, K इज इक्वल टू ए ई टू द पावर ऑफ माइनस EA बाई RT। ये क्या रिप्रेजेंट करता था, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट दोस कैन क्रॉस दैट एनर्जी बैरियर। तो बेटा यहाँ पे EA इतना छोटा है, मतलब वो एनर्जी बैरियर इतनी कम है कि ऑलमोस्ट हर मॉलिक्यूल, हर स्पीशीज उस एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर लेगी। अगर सब लोग क्रॉस कर लेंगे तो K की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी ना, K की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी, इसलिए हम इसको बोल देते हैं कि ये फास्ट है, इसलिए हम इसको बोल देते हैं कि ये एक फास्ट है। बहुत अच्छा डिस्कशन है यार ये, थोड़ा अगर आप थोड़ा पेशेंस अगर आपके पास है तो, इसलिए हम बोल देते हैं ये फास्ट है। और हम ये क्यों बोलते हैं कि स्लो स्टेप इज द RDS, इसका बहुत उलझुल जवाब देते मैंने लोगों को देखा है कि स्लो स्टेप इज द RDS। मैं आपको अच्छे से बताऊं तो ये आपको मैं एक लाइन में नहीं समझा सकता। अगर आपने अच्छे टीचर से पढ़ा है काइनेटिक्स, तो आपको उसने कॉन्जुगेटिव फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस पढ़ाए होंगे या कॉन्जुगेटिव रिएक्शंस पढ़ाए होंगे, और कॉन्जुगेटिव रिएक्शंस के अंदर ये बात प्रूव होती है स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन लगाने के बाद कि हाँ जो स्लो स्टेप है वो RDS है, वो मैथमेटिकली प्रूव होता है वहां से। यहाँ कुछ भी ये फर्जी जो ऑर्गेनिक के मास्टर्स हैं मैंने देखा है उनको, कुछ भी स्लो स्टेप RDS, बेटा देखो धीरे हो रहा है ना, ऐसा हो रहा है, वो हो रहा है। हाँ आप अभी बोल सकते हो आशा कि ये स्टेप स्लो है, ये आप बता सकते हो एक्टिवेशन एनर्जी से, बट स्लो स्टेप इज द RDS। इसका अगर आपको एक्चुअल वाला प्रूफ चाहिए कि क्यों हो रहा है सर ये, तो ये फर्जीवाड़े से बाहर आओ और कॉन्जुगेटिव ऑर्डर पढ़ो, कॉन्जुगेटिव रिएक्शंस पढ़ो, वहां आपको ये चीज समझ आएगी अच्छी खासी मैथमेटिक्स लगाने के बाद। ऑल्दो उसकी जरूरत नहीं है, ठीक है, ऑल्दो उसकी जरूरत नहीं है, आप ये चीज को ध्यान रखो, जो स्टेप स्लो होगा वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। ठीक है, चलो आगे। तो हो सकता है आपको ये एनर्जी प्रोफाइल अभी ठीक से समझ आया हो कि इसमें कौन सी चीज क्या बताती है। ये प्रोडक्ट जितना ही बेटा नीचे बनेगा ना इस एनर्जी डायग्राम में, ये जितना ही नीचे बनेगा उतना ज्यादा हम बोलेंगे कि ये प्रोडक्ट थर्मोडाइनेमिकली उतना अच्छा है, बिकॉज ज्यादा इंथैल्पी रिलीज कर रहा है। तो ये जितना नीचे बनेगा ना उतना ज्यादा हम बोलेंगे ये थर्मोडाइनेमिकली बहुत अच्छा है। ठीक है, तो ये रहा SN1 का थोड़ा एनर्जी प्रोफाइल। थोड़ा नीचे आते हैं, अभी रिएक्शंस आएंगे, चिंता मत करो, अभी रिएक्शंस भी आएंगे। थोड़ा अभी कुछ टर्मिनोलॉजीज वगैरह डिस्कस कर रहे हैं। ये कैटायन के बारे में बता रहा है कि कैटायन प्लेनर होता है, टेट्राहेड्रल नहीं होता। जो कैटायन में ऑर्बिटल होता है वो p ऑर्बिटल होता है, ना कि sp3 होता है। अगर sp3 होगा तो उसको टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में रहना पड़ेगा, और टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है तो वो पिरामिडल टाइप 3 मिथाइल आ जाएंगे नीचे, और उन 3 मिथाइल आ जाने की वजह से उसमें रिपल्शन होगा, एंड बिकॉज ऑफ दैट रीजन वो प्लेनर रहना चाहेगा। बेसिक सी बात है। ठीक है, यहाँ पे देखो, इसको मैं थोड़ा बता रहा हूँ कि ओलास प्रिपरेशन क्या दिया हुआ है, उतना जरूरी नहीं है, थोड़ा सा बता रहा हूँ मैं। देखो इसके बारे में ध्यान से समझो। ये ना एक नॉन न्यूक्लियोफिलिक एनायन है, आपको दिख रहा है माइनस चार्ज वहां पे, बट बेटा वो माइनस चार्ज ना कोई न्यूक्लियोफिलिक माइनस नहीं, वो फॉर्मल माइनस है। जैसे आप BF3 से BF4 माइनस बनाते हो, ये भी अच्छा पॉइंट है, यहाँ भी बच्चे कभी कभी मिस करते हैं, क्योंकि एक बार देखने से ना वो लगता है कि वो माइनस है, मतलब वो न्यूक्लियोफाइल है। BF3 से BF4 माइनस बनाते हैं, BF3 से BF4 माइनस, लाइक दिस। तो ये जो माइनस है वो अटैक करने वाला माइनस थोड़ी ना यार, वो तो बोरॉन पे फॉर्मल माइनस पड़ा हुआ है, क्योंकि बोरॉन की जो वेकेंट ऑर्बिटल थी वो भर गई है F माइनस के एंट्री से। इनके पास कोई स्पेयर लोन पेयर नहीं पड़ा हुआ है कि वो अटैक कर देंगे कहीं, कोई स्पेयर लोन पेयर नहीं पड़ा हुआ है कि कहीं भी अटैक कर देंगे। वो माइनस फॉर्मल माइनस है, और काफी कॉम्पैक्ट हो गया स्ट्रक्चर, न्यूक्लियोफाइल नहीं होता, ये ऑलमोस्ट नॉन न्यूक्लियोफिलिक होते हैं। मतलब अगर अब पानी में, हम अगर पानी में किसी कैटायन को रखें ना, मानो कोई कैटायन और उसको आप पानी में रखे हो, तो कैटायन तुरंत पानी से OH माइनस ले लेगा और तुरंत अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब कैटायन को ऐसे रोक के रख पाना असंभव है।
क्योंकि कैटायन बहुत रिएक्टिव स्पीशीज है यार, इंटरमीडिएट्स हैं वो। देख रहे हो उसकी पोटेंशियल जी कितनी ऊपर थी, कितनी ऊपर पोटेंशियल एनर्जी थी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के कंपैरिजन में। लेकिन जो ओलाज है, ये जो ओला, नोबेल प्राइज भी मिला था कुछ ईयर 1994 वगैरह वगैरह कुछ, ठीक। तो क्या हुआ है कि इसने कैटायन को स्टे करके रखा है किसी सॉल्यूशन में, और अब देखो कैटायन है तो उसके साथ कोई काउंटर एनायन होना चाहिए, तो इसने इन एनायंस का यूज किया, BF4 माइनस, SBF6 माइनस, ये सब जो एनायंस है ना, दे आर नॉन न्यूक्लियोफिलिक एनायन, और इसका यूज करते हुए, और किस सॉल्वेंट में रखेगा, पानी में तो नहीं रख सकते, तो लिक्विड SO2 यूज किया इसने, और इसके बाद ही मैनेज टू कीप दिस कैटायन अलाइव फॉर सम टाइम। इसको इसने अलाइव रखा। ये बोलने में बहुत छोटी बात लग रही है, बट करना बड़ा मुश्किल है इसको। तो उसने इस एनायन, इस कैटायन को बनाया, और इसने बताया कि हाँ इसकी भी आइडेंटिटी है, ये स्टे कर सकता है। अब ये जो इसके प्रूफ्स दिए हुए हैं ना, ये जो डेल्टा सी, ये सब स्पेक्ट्रोस्कोपिक रीडिंग्स है, ये सब आप मत देखो, वो सब आपको कंफ्यूज करेगा और उसका कोई मतलब नहीं, ठीक है, उसको छोड़ो। तो आपको ये समझ आई होगी बात ना। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब ये क्या बोल रहा है, SN1 में ही थोड़ा सा आगे बढ़ रहा है। SN1 में लिखा हुआ एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट स्टेबलाइज अ कार्बोकैटायन। बेसिक सी बात है यार, जितने एल्काइल ग्रुप आजू बाजू होंगे उतना बेहतर SN1 होगा, क्योंकि आपके पास वही हाइपर कॉन्जुगेशन, रेजोनेंस वेजोनेंस का फिनोमेना देखो। चलो ये 4 एग्जांपल्स बेटा डिस्कस करते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा होगा, देखो ये 3 डिग्री है और ये OH है, तो देखो OH कभी भी अच्छा लीविंग ग्रुप तो नहीं है। तो अच्छा लिविंग, ये ठीक है, ठीक ठाक इलस्ट्रेशन है ये, ठीक है, उतने मुश्किल नहीं है बट ठीक ठाक इलस्ट्रेशन है, मेंस लेवल के लिए ठीक ठाक इलस्ट्रेशन है, समझो इसको पहले अच्छे से। तो देखो जो OH है वो कोई अच्छा लीविंग ग्रुप तो है नहीं, देयरफॉर हमने थोड़ा एसिड यूज करना पड़ेगा। जब आप एसिड यूज करोगे ना तो ये OH प्रोटोनेट होगा, और अब ये एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, बिकॉज H2O का जो कॉन्जुगेट एसिड है H3O+, उसकी नेगेटिव pK है, पूरा लॉजिक के साथ नेगेटिव pK है। और आपने ये बात पढ़ी है कि जो लिविंग ग्रुप होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है लिविंग ग्रुप टेंडेंसी बेसिसिटी से, तो H2O एक अच्छा बेस नहीं होता, ठीक है, तो इसलिए अच्छा लिविंग ग्रुप है। बेटा Ki तो I- एक बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप है। कौन अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, कौन बुरा लिविंग ग्रुप होता है, सब आपको चैप्टर के आगे चलते चलते समझ आएगा, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। चलो देखो I- अटैक करा और यहां से ये वाटर बाहर हुआ, तो देखो ये आई आया 89%। ऑब्वियसली आपको परसेंटेज याद नहीं रखना, बट आप ये समझो, मैंने आपको बताया कभी भी 100% प्रोडक्ट ऐसे कन्वर्ट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, सोचो, कॉलिजन थ्योरी से नहीं होता है, सोचो 1 मिनट। ठीक है, यहाँ पे देखो H2O Cl, अब Cl तो लिविंग ग्रुप है, तो सीधे H2O का अटैक कराओ और ये निकाल दो, ऐसा करें क्या, नेवर। 3 डिग्री का कार्बन, तो यहां भी SN1 हो रहा होगा। अब SN1 कैसे हो रहा होगा, ये अटैक वटैक नहीं, ये तो सॉल्वेंट है यार, देखो ये तुम्हारा प्रोटिक सॉल्वेंट है, तो प्रोटिक सॉल्वेंट ने सॉल्वेशन के थ्रू Cl को बाहर निकाला, यहाँ प्लस बना, और उसके बाद फिर वाटर से ही OH- अटैक करके यहाँ लग गया। अब आप कहोगे जिंक ऑक्साइड का क्या काम है, देखो जिंक ऑक्साइड आप बोल सकते हो कैटालिटिक अमाउंट में डाला हुआ होगा, या फिर एक ये मेटालिक ऑक्साइड है, मेटालिक ऑक्साइड सोल्यूशन को थोड़ा बेसिक करेगा। बेसिक करेगा मतलब OH- जनरेशन करेगा, और OH- अगर आएगा तो OH- इज ऑब्वियसली अ बेटर न्यूक्लियोफाइल, तो वो यहां पे लग सकता है पॉजिटिव बनने के बाद। बट अगर आपके पास पॉजिटिव बन गया ना तो वाटर इज ऑल्सो सफिशियंट इनफ कि वाटर भी लग सकता है यार, ऐसा नहीं कि OH- चाहिए, वाटर लगा के H+ निकाल दो, क्योंकि O पे प्लस आ चुका है, तो उससे भी आपको ये प्रोडक्ट मिलेगा। देखो 77%। अब मैं इसको ज्यादा एक्सप्लेन करने नहीं जाऊंगा, बात हो सकती है उस पर भी कि उस परसेंटेज में यहाँ ज्यादा परसेंट, यहाँ कम परसेंट, थोड़ा बहुत उस पर भी बात हो सकती है, बट वो इरेलेवेंट है, तो उस पर नहीं जाएंगे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ क्या हुआ होगा, ये देखो HClO4 वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, बहुत सारा H+ इसने दिया होगा, H+ दिया होगा, ये प्रोटोनेट हुआ होगा, प्रोटोनेट होके निकला होगा, निकलने के बाद कैटायन बना होगा, कैटायन बनने के बाद बस सल्फर यहाँ से न्यूक्लियोफाइल के तौर पे लग गया होगा, ये प्रोडक्ट आ गया, बहुत इजी।
यहाँ पे देखो H3PO4 आपने पढ़ा होगा, H3PO4 डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, लेकिन वो कैसे डिहाइड्रेट करता है, देखो ध्यान से, एसिड है, यहाँ पे H+ लगा होगा। अब क्या हुआ होगा, अब आपके पास कहीं लीविंग ग्रुप तो मिल गया आपको, चलो ये लीविंग ग्रुप जैसा तो मिल गया, तो आप इसको निकाल दो। आप इसको निकालोगे ना बेटा तो क्या मिलेगा, देखो ये मिलेगा कैटायन C+PH, ये कैटायन मिलेगा। ये कैटायन मिलने के बाद अब आपके पास आसपास न्यूक्लियोफाइल नहीं है, तो आप क्या करो, इसी का जो एथर है आपका, ये जो दूसरा मॉलिक्यूल, एथर नहीं अल्कोहल है, ये इसी का जो दूसरा मॉलिक्यूल है ना, यही इस पे अटैक करेगा और फिर इस H+ को आप लूज करा दोगे और देखो ये बन जाएगा। यही पॉसिबिलिटी है, क्योंकि वो पानी वानी एज सच लिखा नहीं है, तो आप ये समझो कि H3PO4 उसने मिलाया हुआ है जस्ट टू यूज इट एज अ कैटलिस्ट और टू प्रमोट डिहाइड्रेशन, एसिडिक मीडियम कंडीशंस थोड़े से प्रोवाइड कर रहा है, दूसरा मॉलिक्यूल ही अटैक करके एथर बना लिया। ठीक है, ये एथर बना लिया। अभी SN1 पे ही थोड़ी बातें चल रही हैं, आई होप आपको ये 4 रिएक्शन समझ में आए होंगे। तो जब भी आपको एक पुअर लिविंग ग्रुप आपके पास है तो कंडीशन को थोड़ा सा एसिडिफाई करना पड़ता है, कंडीशन को थोड़ा सा एसिडिफाई करना पड़ता है। चलो तो आगे बढ़ते हैं। अब ये बोल रहा है एडजेसेंट CC pi system stabilizes the carbocation allylic and benzylic. Yes, this very obvious. You learn this in basics of GOC कि यार कैटायन को एलाइलिक बेंजाइलिक स्टेबलाइज करेंगे बिकॉज ऑफ कॉन्जुगेशन। आप जीओसी की मेरी वीडियोस फॉलो कर सकते हो, या फिर आपने जहां से भी पढ़ा है जीओसी वहां आपने पक्का अच्छे से ये पढ़ा होगा। चलो, एलाइलिक पोजीशन पे कैटायन बड़ा स्टेबल होता है बिकॉज ऑब्वियसली रेजोनेंस हो रहा होता है यहाँ वहां पे। अब देखो यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं, HBr है, तो तुम्हारा यहाँ पे प्रोटोनेशन हुआ, ये देखो ये निकल गया, यहाँ कैटायन बना, कैटायन बनने के बाद कैटायन रेजोनेंस कर रहा है, Br- को फिर तुमने लगा दिया, एलाइलिक ब्रोमाइड बन गया, एज सिंपल। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं थोड़ी एक अच्छी चर्चा करूंगा, थोड़ा ध्यान से देखना, एक अच्छी चर्चा करूंगा, पक्का इस लेवल की चर्चा आपने आज तक नहीं की होगी। ठीक है, देखना यहाँ पे ध्यान से, ये तो आपको पता है कि कौन मेजर कौन माइनर है, थोड़ी सी बातें और करूंगा। देखो बेटा, यहां तुमने क्या किया, प्रोटोनेट किया, बाहर निकाला, कैटायन बनाया, कैटायन बनाया, रेजोनेंस कराया, एक बार यहां एक बार यहां। अब जैसे आपने Br- का यहां पे अटैक कराया तो ये इधर आगे गया, वैसे ही आपने Br- को अगर यहां पे लगाया या यहां पे लगाया, बोलने का मतलब ये है दोनों तरफ कैटायंस बने हुए हैं, आप दोनों तरफ लगा सकते हो। देखो एक बार बेटा तुमने Br को इधर लगाया, एक बार तुमने इधर लगाया, तो ये तुमको दो टाइप के प्रोडक्ट मिले। हाँ, दिस इज मोर स्टेबल, यस दिस इज मोर स्टेबल ड्यू टू योर हाइपर कॉन्जुगेशन, दिस इज मोर स्टेबल। तो ये मोर स्टेबल है तो ये ज्यादा आया, मेजर में आया, ये लेस स्टेबल है तो ये कम आया। ठीक है, इतनी बेसिक बातें सबको पता होंगी। लेस स्टेबल है देखो तो इसका अमाउंट जो आया थोड़ा सा कम आया। सवाल ये है कि कब मोर स्टेबल वाला ज्यादा आता है, कब लेस स्टेबल वाला कम आता है। ये जो लेस स्टेबल मोर स्टेबल है ये तो ठीक है, आपको यहाँ पे एक बात ऐड कर रहा हूं मैं, बहुत अच्छे से समझना। एक होता है काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट और एक होता है थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट। जो काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट होता है ना, ऐसा नहीं बोल रहा मैं कि जो हमेशा लेस स्टेबल वाला है वो काइनेटिकली कंट्रोल्ड है, नहीं, ऐसा नहीं है, ये आपको समझ आएगा आगे पढ़ते पढ़ते। जो लेस स्टेबल है वो काइनेटिकली कंट्रोल्ड है ना, ये बकवास है, ऐसे नहीं। काइनेटिकली कंट्रोल्ड हम उसको बोल सकते हैं जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी थोड़ी कम हो। ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी थोड़ी कम हो, या फिर आप ऐसा बोल सकते हैं जिसकी ट्रांजिशन स्टेट थोड़ी स्टेबलाइज्ड हो। ठीक, थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल जिसका फाइनल प्रोडक्ट स्टेबल हो। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि ट्रांजिशन स्टेट भी स्टेबल है, फाइनल प्रोडक्ट भी स्टेबल है, तो उस प्रोडक्ट को आप TCP KCP बोथ बोल सकते हो सकता है। तो अब यहां पे मैं ये बताना चाहता हूं आपको कि हायर, बहुत ही सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां आ गई कि जब हायर टेम्परेचर पे जाते हो ना, तो आपको पढ़ाया होगा ऑर्गेनिक के मास्टर लोग ने कि हायर टेम्परेचर पे TCP बनता है। क्यों बनता है, अलग अलग कारण बताते हैं, बकवास, एक्चुअल बात आपको बता रहा हूं।
हायर टेम्परेचर पे टीसीपी बनता है क्योंकि केसीपी की फेवरेबिलिटी कम हो जाती है हायर टेम्परेचर पे। आपको एक बात मैं बताऊं, टीसीपी क्यों बनता है? ऐसा कुछ नहीं है एक्चुअल में टीसीपी बनता है। देखो, केसीपी की फेवरेबिलिटी कम हो जाती है। इसके लिए आप मेरी अभी रियल एडवांस सीरीज का शायद 57 या 58 पार्ट में मैंने काइनेटिक्स का एक एक्टिवेशन एनर्जी का सवाल दिया हुआ है, वहां इस बात को बहुत अच्छे से समझा है, वहां देखोगे तो और अच्छे से समझ आएगा। अभी थोड़ा शॉर्ट में बता रहा हूं। तो देखो होता क्या है बेटा ना, कि एक स्टेटमेंट बता रहा हूं कि हायर टेम्परेचर पे हाई एक्टिवेशन एनर्जी वाला प्रोडक्ट ज्यादा अमाउंट में आने लगता है। हायर टेम्परेचर में मतलब हाई एक्टिवेशन एनर्जी वाला जो रिएक्शन होता है वो ज्यादा टेम्परेचर सेंसिटिव होता है। ये कैसे बता रहे हैं सर? आप इसके लिए वो वीडियो देखो बेटा, मैथमेटिक्स के साथ एक्सप्लेन किया हूं मैं, ठीक है? तो इसका मतलब जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी हाई है, मतलब जो काइनेटिकली लेस फेवरेबल है, जो थर्मोडायनेमिकली ज्यादा फेवरेबल है ऐसा नहीं बोल रहा मैं, जो काइनेटिकली लेस फेवरेबल है, ठीक है, जो काइनेटिकली लेस फेवरेबल है उसके बनने के चांसेस कम होते हैं। बाय दिस कैन बी एक्सप्लेन बाय प्योर मैथमेटिक्स दैट वी हैव फ्रॉम अरेनियस इक्वेशन। वहां से समझा सकते हैं, मैंने वहां समझाया हुआ है, आप देख लेना। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि हाई टेम्परेचर पे टीसीपी बहुत अच्छा हो जाता है ऐसा नहीं है, काइनेटिक प्रोडक्ट थोड़ा कम बनने के चांसेस होते हैं क्योंकि हाई एक्टिवेशन एनर्जी वाले रिएक्शंस हाई टेम्परेचर पे ज्यादा डोमिनेंट होते हैं एज पर द कोलिजन थ्योरी दैट वी स्टडीड इन केमिकल काइनेटिक्स। और हाई एक्टिवेशन एनर्जी मतलब केसीपी लेस फेवरेबल। तो ये आपका केसीपी टीसीपी का रीजन है। हाँ, यहाँ आपके पास ये मेजर है, ये माइनर है, यहाँ पे मैं इसकी बातें नहीं कर रहा, बट आपको डाइंस वाले केसेस में आपने देखा होगा, आपको कभी भी जो टीसीपी प्रोडक्ट है केसीपी प्रोडक्ट है तो हाइयर टेम्परेचर में आपने ये बात पक्के से पढ़ी होगी कि टीसीपी कम्स आउट टू बी मोर, ठीक है? उसका आपको कारण बताया। क्या है ना यार, ऑर्गेनिक सिर्फ पढ़ने के लिए सिर्फ ऑर्गेनिक की जानकारी नहीं होनी चाहिए, अच्छी लेवल ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री आनी चाहिए, तब चीजें समझ में आती हैं, ठीक है? नहीं तो वही फैक्ट आता है दो तीन, इसको याद कर लो, ऐसा होता है, फिर फालतू का कोई भी रीजन दे दो। जहां मैथमेटिक्स आती है ना वहां लॉजिक आता है, इस बात को समझो। और बहुत सारी चीजें एक लेवल के बाद सब कुछ मैथमेटिक्स हो जाती है, वहां से लॉजिक निकाल के आता है। ऐसे कोई लॉजिक नहीं आता, किसी ने मॉलिक्यूल्स को नहीं देखा हुआ ऐसे कि वो ऐसा कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं। चलो तो उम्मीद है आपको यार थोड़ा क्लियर होगा। कमेंट करके जरूर बताना यार कि ये सब चीजें समझ में आ भी रही हैं या सब ऊपर से निकल रही हैं, ठीक है? थोड़ा सा बताएंगे। आप लोग सो कॉल्ड बेस्ट टीचर से पढ़ रहे होगे, ठीक है, अच्छी बात है, बट आप थोड़ा सा बताना मुझे कमेंट करके आपको चीजें कैसी लग रही है। देखो बेटा आगे थोड़ा और बढ़ते हैं। अब यहाँ पे भी वही है, क्या किया है, HBr है और यहाँ पे OH। अब HBr, अच्छा ये भी एक मेजर कंफ्यूजन, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, यहां भी गलती होती है, आप लोगों को भी कंफ्यूजन होगा कि सर जब डबल बॉन्ड हो और OH हो तो पहले OH को प्रोटोनेट करें कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन करा दें पाई बॉन्ड पे। तो आंसर क्या है, दोनों करने से क्या बनेगा, दोनों ही काम करने से क्या बनेगा, कार्बोकैटायन बनेगा ना, दोनों ही काम करने से कार्बोकैटायन बनेगा। तो आप वो करो जिससे कार्बोकैटायन स्टेबल बन रहा हो, ठीक है? सीधा सा आंसर दिया। तो देखो अगर मैं यहाँ पे H+ को ऐसे प्रोटोनेट कराता हूं, फिर ये मत बोलना सर इसको रीअरेंज करा देंगे तो स्टेबल हो जाएगा, नहीं, रीअरेंजमेंट एक अलग स्टेप होता है नॉर्मल कंडीशंस में, रीअरेंजमेंट एक अलग स्टेप होता है। रीअरेंज करा के कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी कंपेयर मत करो, पहले कैटायन बनाओ, जहां आप सबसे पॉसिबल अच्छा कैटायन बना सकते हो वो बनाओ, उसके बाद आगे का काम करो, ठीक है? तो चलो देखो देखो यहाँ पे HBr है, मैंने इस बॉन्ड को हटाया तो कोई अच्छा कैटायन बन नहीं रहा, लेकिन अगर मैंने इसको प्रोटोनेट करके निकाला ना तो देखो तुम्हारे पास एक बढ़िया शानदार एलाइलिक कैटायन बन रहा है और वो भी इधर से हाइपर कॉन्जुगेशन से भी स्टेबलाइज्ड दिख रहा है।
तो ये कैटायन तुम्हारा ज्यादा अच्छा होगा, और ये कैटायन रेजोनेंस कर रहा है, किधर भी प्लस आ रहा है, तो मैंने ये वाला प्रोडक्ट बनाया क्योंकि ये मोर स्टेबल प्रोडक्ट है, तो मैंने मोर स्टेबल वाले को बनाया। ठीक है, मोर स्टेबल वाले को बनाया। हो सकता है देखो लेस स्टेबल भी बन जाए, क्योंकि वो काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट होगा ये वाला। यहाँ पे जो लेस स्टेबल वाला होता है ना, बहुत लो टेम्परेचर अगर रखते हो तो आपको ये भी बनता हुआ मिलेगा, लेकिन रूम टेम्परेचर भी किसी किसी रिएक्शंस के लिए बेटा हाई टेम्परेचर हो सकता है, जो टीसीपी को फेवर करता है। रूम टेम्परेचर भी हाई टेम्परेचर होता है, जैसे आपका 1,3 डाइईन वाला केस है जो कि जेईई एडवांस 2015 या 16 में पूछा गया है। तो उसमें टेम्परेचर कंडीशन मेंशन नहीं था, लेकिन आपने टीसीपी प्रोडक्ट बनाया होगा उसमें आंसर में, क्योंकि रूम टेम्परेचर उस रिएक्शन के लिए हायर टेम्परेचर है। तो वो हायर और लोअर टेम्परेचर हमें डिफाइन नहीं कर सकते कि हाई मतलब कितना हाई, वो रिएक्शन टू रिएक्शन वेरी करता है। ठीक है, वो नहीं कर सकते, उसके लिए कोई प्रावधान नहीं है। चलो थोड़ा आगे बढ़ाता हूं और गाड़ी को। अब देखो यहां पे क्या हो रहा है, delocalization in benzylic, क्या बोल रहा है, benzylic is about as stable as allylic but lacks its ambiguity of reaction positive charge। हाँ ठीक है, ऑब्वियसली यहाँ पे क्या हो रहा है यार, देखो कि जब इसको तुमने निकाला, SN1 की बात चल रही है, तो यहाँ कैटायन बनाया। अब आप यहाँ पे रीअरेंज करा करा के कहीं भी नहीं लगा सकते कि यहाँ लगा दो न्यूक्लियोफाइल, यहाँ लगा दो न्यूक्लियोफाइल, ये सब नहीं कर सकते। अगर ये सब करोगे ना बेटा तो एरोमेटिसिटी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। आप देखो एरोमेटिसिटी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, और एरोमेटिसिटी डिस्ट्रॉय नहीं करना, एरोमेटिसिटी को मेंटेन करते हुए आपको यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल लगाना है। यहाँ पे कोई डीलोकलाइजेशन, ये कॉमन सेंस है, इतना तो इतना गलत नहीं करते कोई, ये कॉमन सेंस है। ठीक है, इतना गड़बड़ नहीं करते। चलो यहाँ पे देखो एक और इलस्ट्रेशन है अच्छा सा, यहाँ भी देखो SN1 का ही केस है। देखो ये अपना ट्रिटाइल कैटायन बनेगा, ट्राइफिनाइल, Cl निकल जाएगा, RDS होगा। देखो कैटायन बन गया, कैटायन ठीक ठाक स्टेबल कैटायन है, और इसमें फिर ROH का अटैक हुआ, और फिर ये थोड़ा सा मीडियम को बेसिक करा गया है पाइरिडिन डाल के। पाइरिडिन क्या करेगा, ये H+ को निकालने का काम करेगा, और सेकेंड स्टेप भी ठीक ठाक से फास्ट होगा। तो देखो ये भी फास्ट है, ये भी फास्ट है, और ये आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, क्योंकि ये स्लो स्टेप है, इसमें कैटायन बना है, इंटरमीडिएट बना है। ऑब्वियस सी चीजें, ये आसान चीजें। चलो देखो अब यहाँ पे कुछ कैटायन की स्टेबिलिटी की बात हुई है, थोड़ा बहुत ये डेटा को आप देखोगे तो आपको एक अच्छा इमेज बनेगा मन में। क्या बोल रहा है, रेट ऑफ सॉल्वोलिसिस ऑफ एल्काइल क्लोराइड इन 50% एक्वस इथेनॉल एट 44.6 डिग्री सेल्सियस। एक्वस इथेनॉल यूज कर रहा है जो कि एक प्रोटिक सॉल्वेंट है। अलग अलग तरह के कैटायन बनेगा। देखो ये प्राइमरी है, कैटायन बनना बहुत मुश्किल, प्रीफर क्या करेगा ये SN2। देखो ऑल SN2। ये सेकेंडरी है, सेकेंडरी का क्या बताया मैंने, SN1 भी कर सकता है, SN2 भी कर सकता है, दोनों पूरा करता है। ठीक है, देखो सेकेंडरी क्लोराइड कैन डू SN1 बट नॉट वेरी वेल, वही बात लिखी हुई है। यहाँ पे टर्शरी, आंख बंद करके SN1 कराओ, बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ आंख बंद करके SN1 कराओ, अगर एलिमिनेशन के चांसेस नहीं है तो। एलिमिनेशन भी आएगा, अभी आपका रोड़ा बनेगा, वो भी आगे चल के देखना। तो देखो यहाँ पे 2100, टर्शरी क्लोराइड वेरी गुड एट SN1, क्लियर। ये रिलेटिव रेट है सॉल्वोलिसिस की, कैटायन की स्टेबिलिटी के हिसाब से बता रहे हैं अपन। अब यहाँ पे Cl है, इसको हटाओ, एलाइलिक बनेगा, ठीक ठाक है। तो एलाइलिक और टर्ड ब्यूटाइल में अगर कंपेयर करना है, टर्ड ब्यूटाइल लाख गुना अच्छा होता है, बोलने का मतलब है बहुत अच्छा होता है। आप इसके लिए मेरी GOC की वो देख सकते हो, कार्बोकेटायन स्टेबिलिटी, वहां मैंने हाइड्राइड आयन एफिनिटी वैल्यूज से भी समझाया हुआ है सब चीजों को। अब यहाँ पे देखो ये थोड़ा बेटर हुआ ना यार, ये हट गया। अब कैटायन की स्टेबिलिटी क्या पढ़ाऊंगा, यहाँ से ऐसा हो गया, ये देखो यहाँ पे 3 आपके पास अल्फा एच है, यहाँ पे देखो इधर अल्फा एच, इधर अल्फा एच, बहुत सारे अल्फा एच और बढ़ गए, हाइपर कॉन्जुगेशन भी है, एलाइलिक भी है, एक्सेप्शनली बढ़ गया। अब इतना ज्यादा कैसे बढ़ गया उस पर चर्चा करने की जरूरत नहीं है ना, तो बहुत हद तक उसका बहुत अच्छा आंसर अपने पास अवेलेबल है, यहाँ थोड़ा डेटा ही देखना पड़ेगा। लोग इसको भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, सब फालतू है, कुछ एक्सप्लेन नहीं होगा ये सब। अब यहाँ पे देखो फिनाइल है, सर रेजोनेंस तो ज्यादा अच्छा होता है, यहाँ हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है, 6 अल्फा एच है और एक फिनाइल रिंग है, कौन ज्यादा अच्छा इफेक्ट डालेगा नहीं बता सकते भाई ये सब। ठीक है, ये डेटा देखो आप, ये डेटा देखो, अगर ये आपको कोई बता रहा है समझा रहा है
पागल बना रहा है, कुछ नहीं है वो सब, ऐसे नहीं होता। यहाँ आपको डेटा देखना पड़ेगा, ये बहुत अच्छा है। एलाइलिक कैटायन क्या बोल रहा है, टर्शरी एट वन एंड कंपेयर विद 2100 सिंपल टर्शरी, सिंपल टर्शरी से कंपेयर करने बोल रहा है। तो ये टर्शरी भी एक एंड में प्लस रेजोनेंस भी है, ये अच्छी बात है। इसमें आप इसके साथ देखोगे तो टर्शरी भी है और वो भी है। टर्शरी कैसे है समझा दे रहा हूँ। ये सब के लिए थोड़ा डेटा देखना पड़ता है भाई, ठीक है, मन में नहीं आएगा। आप ये सब मन में मत डालना अपने कि सर हमको कैसे पता चलेगा कि यहाँ फिनाइल से बेंजाइलिक से ज्यादा अच्छा ये हो गया है। थोड़ा सा याद भी रखना पड़ता है यार। देखो ये प्लस है बेटा, ये प्लस अगर इधर जाएगा, देखो रेजोनेंस स्टेबलाइजर, और ये प्लस यहाँ भी है, तो ये देखो ये टर्शरी भी हो गया ना इस एंड पे। तो देखो अल्फा एच का भी इसको सुकून मिल रहा है। तो वही कह रहा है यहाँ कि टर्शरी भी है उधर जाके और ऐसा भी। प्राइमरी बट एलाइलिक बेंजाइलिक, अब ये देखोगे एलाइलिक भी है बेंजाइलिक भी है, अच्छी बात है। चलो आगे बढ़े। तो ठीक है, आज के लेक्चर में इतनी बातें करते हैं, अगली लेक्चर थोड़ी और एडवांस्ड होगी। अभी आपको मैंने आज बेसिक्स डिस्कस किए हैं थोड़े ढंग से। आपको अगले लेक्चर में कुछ और एक्स्ट्रा बातें यहाँ से सीखने को मिलेंगी। अगर आपको 2-4 चीजें भी एक्स्ट्रा मिली आज के लेक्चर में तो बहुत है। अगर आप एडवांस के लिए अच्छे लेवल पे प्रिपेयर कर चुके हो और आप फर्दर और कर रहे हो, और 11th वाले बच्चे जो अभी जस्ट 12th में जा रहे हैं उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छी चीज है। तो अच्छे से फॉलो करो यार, अगर मजा आएगा। ठीक है, कमेंट करके बताओ यार कैसा लग रहा है आपको। ठीक है, कैसा लग रहा है, कुछ अगर इम्प्रूवमेंट चाहते हो या फिर चाहते हो कि थोड़ा सा कुछ, कुछ भी आपको जैसा भी लगता है आप मुझे बताओ। ठीक है, अपनी तरफ से बहुत ही अच्छी चीजें प्रोवाइड कर रहा हूँ। चलो ठीक है, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।